हैं आप सब? आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक आज का आपके सामने मानसूनी जलवायु प्रदेश, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, किस जगह पर, कैसे, क्यों, कारण, बहुत सारी चीजें इसमें हम शामिल करेंगे। स्टूडेंट्स, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा कि आज किसी भी स्थान की, किसी भी क्षेत्र की या किसी परिसर की या किसी बहुत बड़े क्षेत्र में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं। वही जलवायु से संबंधित तापमान और वर्षा। कभी कभी ये बात सामने आके आएगी कि आखिर हम इसको किस तरह से बयान करें, किस तरह से इसकी परिभाषित इसको करें, किस तरह से इसको इलैबोरेट किया जाए। बहुत आसान है आपके लिए समझना। इसको मैं कोशिश करता हूं आपको आसानी से समझाने की। आप पहले मानसूनी जलवायु प्रदेश, ये शब्द अपने आप में मानसून यानी वो क्षेत्र जहां मानसून हावी रहता है, वो क्षेत्र जहां मानसूनी हवाएं या मानसून प्रभावित करता है उन क्षेत्रों को। अब देखिए कि मानसून एक अरबी शब्द है, मौसिम से बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ये मानसूनी जलवायु पूरे विश्व के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। थोड़ा सा अगर आप मैप के ऊपर चलें, आप देखें भारत है, इधर पाकिस्तान है, चीन का दक्षिणी भाग है और थोड़ा सा नीचे का हिस्सा है। अर्थात अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य एक बीच का हिस्सा केवल भूमध्य रेखी अगर आप छोड़ दें तो ऊपर के हिस्से में यानी कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबा विस्तार, बड़ा विस्तार पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भारत है, पाकिस्तान है, दक्षिण का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा है, अमेरिका का मध्य भाग है और इसी प्रकार अफ्रीका के सेंट्रल से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा। ये सारे भाग को कवर करता है। आप समझ सकते हैं कि मानसून कहां कहां कैसे आता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है तो वो भारत के नहीं बल्कि भारत समेत उप महाद्वीप में, प्रायद्वीप की जो देश है हमारा, उससे लेकर के काफी दूर तक दक्षिण पूर्व एशिया में और इस पूरे क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हमारा ये मानसून का जो क्षेत्र है वो कई भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 भागों में। एक वो भाग जो प्योरली मानसूनी है, दूसरा हम उस भाग को करेंगे जहां पर मानसून आता तो है लेकिन वहां पर मानसून कुछ भूमध्य रेखा से जहां वर्षा होती है, भूमध्य रेखीय जलवायु से करीब करीब मिलती जुलती जलवायु होती है, उस भाग को हम सम्मिलित कर लेंगे। एक भाग और है, वो है बिल्कुल नीचे का ऐसा हिस्सा जहां पर वर्षा कम होती है। तो ऐसी जगह को जहां पर कम वनस्पति होती है, ऐसे भाग में हम उसको शामिल करेंगे। वो तीसरा हिस्सा हुआ है, तीसरा भाग हुआ। लेकिन स्थिति एवं विस्तार में आप ये समझ लें कि खासतौर से एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य अमेरिका, अफ्रीका का हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग, इन सब पर हम इसको कवर करते हैं। देखिए इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है, इसे जानना आपके लिए जरूरी है। केवल आपके भूगोल के लिए ये कक्षा 12 के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए जब दक्षिण पूर्वी मानसून ऊपर चढ़ता है, क्यों? इसका कारण है
बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि इधर तिब्बत का पठार जो लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा उठा हुआ है, वो गर्मी के दिनों में स्पेशली मई जून में भयंकर रूप से गर्म हो जाता है। तो यहां एक बहुत बड़ा निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें यह होता है कि वहां पर लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, इसलिए जो उच्च वायुदाब के क्षेत्र अर्थात वो सागर की ओर से उठने वाली हवाएं वो चलती हैं और वो प्रभावित करती हैं भारत को भी, पाकिस्तान को भी, चीन को भी, और इधर जितने भी छोटे बड़े द्वीप हैं जिसमें जावा सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपींस या फिर इसके ऊपर का हिस्सा, इन सब को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार इस देश में भी अफ्रीका के इस कंट्री, आपके जो महाद्वीप है उसमें कुछ कंट्रीज को, इसी प्रकार मध्य अमेरिकी देश है उसको ये प्रभावित करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका विस्तार इतना बड़ा जो आपने देखा, इस विस्तार में हमें यह देखना होगा कि विस्तार के वजह से क्या इसका कारण केवल तापमान है, क्या वर्षा है, क्या प्राकृतिक वनस्पति है या कुछ और है? नहीं, हमको देखना होगा ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जाएंगी। इसका कारण ये है कि किसी भी स्थान की जलवायु या उसका प्रदेश जानने के लिए वहां पर हमें देखना होगा कि उस स्थान पर कैसी जलवायु है, यानी वर्षा कैसी है, तापमान कैसा है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, आर्थिक विकास कैसा है, सामाजिक संरचना कैसी है, उद्योग धंधे कैसे हैं। ये सारी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि वो क्षेत्र किसी विशेषता के कारण एक क्षेत्र से अलग रूप से महसूस किया जाता है, पहचाना जाता है, इसीलिए वो अलग सा प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। आइए, यहाँ की जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो वर्षा है। वर्षा हमें बताए वो क्या है, मानसूनी है, यानी गर्मी के दिनों में 85% वर्षा का हिस्सा जून, जुलाई, अगस्त इसमें होता है। ऐसे में जो मानसून ढेर सारी बारिश होती है, वो बारिश अगर भारत से स्टार्ट करें आप, भारत से देखें आप, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में उन जगहों पर वर्षा बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार तटीय भाग में, भारत के दक्षिण तटीय भाग में वर्षा बहुत होती है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा बहुत होती है। इसी प्रकार आप अमेरिका में, मध्य अमेरिका में जाएंगे, वहां भी बहुत वर्षा होती है। इससे क्या प्रतीत होता है कि मानसून हालांकि वो अनिश्चित भी है, कभी कभी एल नीनो हो जाता है जिसकी वजह से बारिश अप डाउन हो जाती है। तो ये मानसूनी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो अनिश्चित होती है और कभी कभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो वितरण है वो भी बड़ा ही अनइवन होता है, जो असंतुलित होता है। स्टूडेंट्स, इस बात को आइए, इसकी वर्षा पर हमने बताया, तो वर्षा को जनरली 3 हिस्सों में इसको बांट दीजिए, 3 भाग। एक तो मैं ये कहूंगा कि वो हिस्से जिसमें 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट भारत में और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो द्वीपीय भाग हैं, या फिर पनामा के पास, दक्षिण अमेरिका के पास, मध्य अमेरिकी भागों में, तो ये हाई रेनफॉल वाले हैं, लेकिन वो मानसूनी हैं। उसके बाद वो जगह, वो क्षेत्र जो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहां का ये मध्य क्रम का वर्षा होता है, औसत दर्जे की वर्षा होती है, लेकिन फिर भी वर्षा का एक तरह से 3-4 महीने वर्षा अच्छी हो जाती है। तो यहां पर वर्षा इस तरह से होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जैसे पाकिस्तान के हिस्सा है या फिर थोड़ा सा और हिस्सा जो भारत के पश्चिम उत्तर में है, उस जगह पर वर्षा का हिस्सा कुछ कम हो जाता है, वो 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक ही रह जाता है। तो इससे क्या पता चलता है आपको? इससे ये हुआ कि हमने मानसून जलवायु प्रदेश को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, वर्षा और उसके तापमान के आधार पर। तापमान भी जनरली 22 से 23 डिग्री सेंटीमीटर
सेंटीग्रेड जो आमतौर से औसत होता है, लेकिन ये औसत तापमान जनरली अगर आज कल अप्रैल में जून में अगर आप देखें तो इन जगहों का तापमान बहुत तेजी से रेस करता है, बहुत तेजी से ऊपर उठता है। दरअसल होता क्या है कि हमने आपको बताया है कि उस समय निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है, तो ऐसे में इन जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों का तापमान थोड़ा कम रहता है, लेकिन ज्यादातर जगहों का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर जा सकता है। अब आइए, एक चीज इसमें महत्वपूर्ण है कि इसमें जेट की धाराएं होती हैं। जब बहुत तेजी से एक निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है तो उच्च वायुदाब केंद्र की ओर से जो हवाएं तेजी से आती हैं, एक स्ट्रीम की तरफ से, एक जेट की तरफ से, और जेट की स्पीड आप जानते हैं बहुत तेज होती है, तो तेजी से जाकर के ऊपर आती है, तो रोलिंग स्पीड से बहुत ही तेज, इसलिए वर्षा भी मूसलाधार होने लगती है, गरज के साथ होने लगती है। तो इसमें जेट स्ट्रीम भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखिए, यहां पर चक्रवात भी आते हैं। यहां विलीनीस ऑस्ट्रेलिया का कहा जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे टाइफून हैं या दो प्रकार की वायु राशियां, उनके टकराने से चक्रवाती दशाएं पैदा हो जाती हैं, प्रायः इन गर्मी के दिनों में। आइए अब हम चलते हैं प्राकृतिक जो वनस्पति है उस ओर। प्राकृतिक वनस्पति अगर आप देखें तो भूमध्य रेखीय जो भाग है वहां की वनस्पति और मानसूनी जलवायु प्रदेश की जो वनस्पति है उन दोनों में बड़ा अंतर है। वहां की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका आर्थिक उपयोग थोड़ा कम है, लेकिन मानसूनी जलवायु प्रदेश की जो उनके पौधे हैं, पेड़ हैं, उनके वृक्ष हैं, बहुत ही बहुमूल्य हैं, क्योंकि इन्हीं जगह पर आपको बड़े जगहों पर जहां वर्षा ज्यादा है वहां महोगनी या रोडवुड इस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे, लेकिन जहां 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ऐसी जगहों पर जो आपको प्राकृतिक वनस्पति मिलेंगे वो बड़े ही मजबूत, बड़े ही अच्छे टिकाऊ लकड़ियों वाली मिलेंगी, जैसे शीशम है, सागौन है, साल या सागौन, साखू और आपका आम है, जामुन है, इस प्रकार की बहुत सारी लकड़ियां जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पाई जाएंगी, या जो वृक्ष इसके हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे प्राकृतिक वनस्पति में बहुत ज्यादा, या जिसको कहते हैं अति महत्वपूर्ण लकड़ियां प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वनस्पति से। एक महत्वपूर्ण इसमें चीज और है कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो गर्मी आने से पहले प्रायः फरवरी और मार्च के अंदर अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में, यानी जो मई जून की गर्मी उन्हें बर्दाश्त करना होता है प्राकृतिक रूप से, उनके नए नए कोपले आ जाती हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लकड़ियों के संदर्भ में, वृक्षों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण ये एरिया माना जाता है। लेकिन वो एरिया जहां पर थोड़ा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, वहां तो झाड़ियों जैसे एक प्रकार से वनस्पति पाई जाएगी। जैसे राजस्थान का एरिया देख लीजिए, अरावली के उस पार जो भी आपको क्षेत्र मिलेंगे सूखे मिलेंगे, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? झाड़ियों जैसे। वहां तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो जाती है, तो बहुत ही प्राकृतिक रूप से देखेंगे कि वहां पर इसकी संभावना कम पाई जाती है कि वहां वृक्ष बहुत ऊंचे होंगे, बहुत ही घने होंगे। वहां पर झाड़ियों जैसे, या यूं कह लें कैक्टस से, या छोटे छोटे कटीले वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें बबूल बहुत महत्वपूर्ण है, वो पाया जाता है। अब आइए यहां की आर्थिक गतिविधियां। डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझिए कि जहां इतना ज्यादा, इतना अच्छा प्राकृतिक क्षेत्र होगा, यहां प्राकृतिक वनस्पति होगी, तो वहां उद्योग धंधे तो खुलेंगे ही फलेंगे।
क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति तो है, लेकिन 2-3 क्षेत्रों को देखें आप, जैसे गंगा के विशाल मैदान, इसी तरह चाइना, चीन के पास की जो नदियों का क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, उसी प्रकार इस जगह पर देख लें, इन सब जगह पर विशाल जनसंख्या निवास करती है, जैसे भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ये मानसूनी जलवायु प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि वो स्थान जहां पर 2 नदियां या कई नदियां जब मिलती हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण करती हैं, मिट्टियों का निर्माण करती हैं, तो वहां कृषि बहुत अच्छी होती है। तो पूरे मानसूनी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखें वहां पर, तो मैं समझता हूं कि कम से कम इस जगह देखें जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर हो रही है, वहां पर कृषि बेहतरीन होती है। यहां पर गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, इन सब चीजों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में अभी भी 50% से अधिक लोग कृषि का कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से मानसूनी जलवायु प्रदेश की मुख्य भूमिका किसमें हुई? वो भी कृषि कार्य। कृषि कार्य बहुत महत्वपूर्ण हुआ। लेकिन अब आपको ये देखना होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पर कृषि कार्य से जब धीरे धीरे लोग निर्माण उद्योग की तरफ जाते हैं तो उसका थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे भारत में देख लीजिए, चीन में देख लीजिए, या फिर पनामा के क्षेत्र में देख लीजिए, या ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में देख लीजिए। इन सब जगहों पर कृषि से लेकर के धीरे धीरे लोग उद्योगों की तरफ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम इंजीनियरिंग उद्योग ही करें, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े उद्योग करें, हालांकि वो करते हैं, लेकिन जैसे कृषि से संबंधित उद्योग बहुत ज्यादा प्रोलिफर है, बहुत तरक्की की हुई। आप ये देखें इसके अंतर्गत जैसे दुग्ध उद्योग, दूध का उद्योग, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अधिक है, काफी है। क्यों? क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये पशु इनके पास विश्व में सबसे अधिक है। पशुओं की जनसंख्या, पशुओं की संख्या यूं कह लें कि वो बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर आपको पशु मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे और ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि वहां पर जो कुछ भी होगा, कृषि के बाद लोग धीरे धीरे उद्योगों की तरफ जाएंगे। वो उद्योग जो कृषि से ज्यादा, कृषि और पशुपालन से ज्यादा अटैच होगा, ज्यादा उससे संबंधित होगा। लेकिन इसके अलावा भी चूंकि यहां खनिज पदार्थ भी है, यहां पर बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हैं, इसलिए लोग उद्योग धंधे में भी बहुत अधिक शामिल हैं। और इस पूरे भारत में या चीन के दक्षिण भाग में या फिर और जगहों पर देख लें कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या का भरण पोषण के लिए वो कृषि कार्य के अलावा भी निर्माण उद्योग की ओर आए। देखिए, मुझे इस बात को देखना पड़ेगा कि इस सब जगह पर जो पूरा मानसूनी जलवायु प्रदेश है उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो यहां ऐसा नहीं है कि बेतहाशा वर्षा होती है, वर्षा होती है जो 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, कुछ जगहों पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और तापमान ऊंचा रहता है, इसे ट्रॉपिकल कहा जाता है, ट्रॉपिकल। लेकिन उसमें भी हमने कई हिस्से बांट दिए हैं। लेकिन यहां का जो कृषि का क्षेत्र है, यहां पर जो क्षेत्र है वो उद्योग धंधों का, यहां पशुपालन का, इस क्षेत्र में इसकी अधिकता दिखलाई पड़ती है। अब उद्योग धंधों में लकड़ियों का कारोबार बहुत होता है, लकड़ियों से संबंधित व्यापार बहुत होते हैं, लेकिन साथ साथ इंजीनियरिंग उद्योग भी है, मशीनें बनती हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर रिफाइनरीज हैं। तो ये सारी चीजें यहां भी हैं इन जगहों पर। लेकिन अगर आपको मुख्य हेडिंग देनी होगी
इसका क्रक्स ऑफ द पॉइंट निकालना होगा, इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु निकालना होगा, तो ये बिल्कुल सच है कि इन जगहों पर कृषि अधिक है, प्राकृतिक वनस्पति बहुमूल्य है, यहाँ के लोग उद्योग धंधों में भी आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसका क्रक्स है। लेकिन अब आप अंत में इसको देखें कि इस पूरे मानसूनी जलवायु प्रदेश में क्या कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। मानसूनी जलवायु प्रदेश में एक तो वर्षा अनिश्चित है। वी आर वेरी मच डिपेंड अपॉन अनइवन रेनफॉल। कब वर्षा हुई, कब हो रही है, मानसून सही वक्त पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मानसून में वर्षा पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। इसलिए खेती भी निर्भर किस पर होती है, अधिकांश रूप से वो वर्षा के ऊपर कि कब हमारी वर्षा मानसून आ रहा है। अगर सच ठीक पूर्ण रूप से मानसून आ जाता है तो कृषि भी बहुत अच्छी होती है। यस, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम जिन जगहों का वन काट रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति का शोषण कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है आजकल कि सरकारों की ओर से ऐसा किया जा रहा है कि उन जगहों पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं इनके स्थान पर, ताकि जो कटते जाएं उनके स्थान पर लगते भी जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस पूरे को क्लोज करने जा रहा हूं, इस बात को बताते हुए कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया मानसूनी जलवायु प्रदेश, आप सब उसमें खास तौर से हम सब भारतवासी हैं और हमारे जो देश में मुख्य रूप से जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी ही पाई जाती है। लेकिन थोड़ा ऊपर ठंडे स्थानों के लिए वो जलवायु थोड़ा बदलती अवश्य है, लेकिन अधिकांश रूप से हम सब मानसूनी जलवायु प्रदेश के निवासी हैं। तो बस इस बात को आज यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मेरा साथ दिया, अच्छे से सुना इसको लेक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।